हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरण चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की घटना चक्र की बुक चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जो कि है प्रदूषण पार्ट 4 करेंगे। यहाँ पे हम विषय सूची देखें तो चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया, अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पे। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट बचेगा वो है चैप्टर नंबर 10। ठीक है गाइस, चलिए पहुँचते हैं जहाँ तक हम कर चुके थे उससे आगे। और दोस्तों, अगर आपको ना मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा आप वीडियो या चैनल को उन लोगों तक जो घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं, उन्हें जिन्हें थोड़ी टफ लगती है, जो पढ़ नहीं पा रहे उनके लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जल प्रदूषण की बात करेंगे। ठीक ठाक चैप्टर है। उसके बाद है समुद्री प्रदूषण, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और बुक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसने लिखा है जल में प्रदूषण क्या है, एक व्यापक समस्या है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं जल में प्रदूषण फैलाते हैं। बहुत सारे प्रकार के प्रदूषक क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं जल में। ऐसा जल में पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों के लिए क्या है, जीवों के ऊपर प्रभाव डालती है। मतलब इसने कहा जल में अगर पोषक तत्व भी बढ़ जाएं तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब लिखा है जल में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जो पोषक तत्व है उसमें अगर वृद्धि हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपोषण। यानी पोषक तत्वों की वृद्धि अगर हो जाती है, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, तो हम बोलते हैं सुपोषण, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट सी एक बात है जो पता होनी चाहिए आपको। अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी क्या होता है, जलाशयों की पोषक मात्रा को बढ़ा देता है। मतलब इसने कहा कि जो पानी है उसकी पोषक मात्रा या जलाशय की पोषक मात्रा कैसे बढ़ जाती है। जैसे लाइक आपने क्या किया, कार्बनिक पोषक तत्व हैं वो उस जलाशय में आ गए। ठीक है, या कार्बनिक अपशिष्ट हैं, मलमूत्र हो गए, या आपने अपने किचन से कोई कूड़ा लाइक आलू के छिलके ये वो आ गए आपके जलाशय में, तो पोषक की मात्रा बढ़ जाती है इससे। ठीक है, तो ये किसका कारण बन सकते हैं, सुपोषण का। राइट, अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में क्या होता है कि जो शैवाल हैं उनका विकास क्या होने लगता है, तेज़ी से होने लगता है। समझिए, अब ये तालाब है, तालाब के ऊपर आपको बहुत सारा शैवाल एल्गी मिल जाएगा। अब क्या है, अब पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो शैवाल भी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये तालाब है ना उसके ऊपर से शैवाल 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 शैवाल, बहुत सारा शैवाल, यानी कि ये हो जाएगा शैवाल ब्लूम, यानी कि एल्गी ब्लूम कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसने कहा कि इस तरह का जो शैवाल ब्लूम है जिससे क्या होता है, ब्लू ग्रीन शैवाल की इसमें अधिकता हो जाती है। क्या, ब्लू ग्रीन शैवाल की अधिकता हो जाता है। ऐसा कहा पूरी जल सतह पर क्या है, आच्छादित, यानी कि इसने कहा पूरे के पूरे तालाब पर ये शैवाल ही दिखने लगेंगे आपको। अब इसके साथ क्या होगा, जो जलीय पौधों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा शैवाल और जो जलीय पौधे हैं श्वसन क्रिया के लिए क्या होता है, जल से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। देखिए, अब जब एक आदमी है तो वो कितनी ऑक्सीजन लेगा, या 1000 आदमी है तो वो कितनी ऑक्सीजन लेंगे, तो ये ज़्यादा ही लेंगे ऑब्वियसली। तो जब शैवाल भी बढ़ जाएंगे, जलीय पौधे भी बढ़ जाएंगे, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब लिखा है कि साथ ही ये जहर भी क्या होता है कि जलाशय में निष्कासित करते रहते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन भी लेते हैं और साथ साथ जहर को जलाशय में डालते रहते हैं। अब इसने कहा जलाशय में जलीय जंतु जो है ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं, यानी कि ज़्यादातर ऑक्सीजन तो इस शैवाल या जो जलीय पौधे उन्होंने ली। अब जो जलीय जंतु हैं टाइप मछली वछली या और भी कुछ, तो इन्हें ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाती है और इनकी क्या होने लगती है, मृत्यु। तो इस प्रकार क्या है, सुपोषण के कारण भी क्या है, जैव प्रजातियों की जो विविधता है ना वो क्या होने लगते हैं, नष्ट होना शुरू हो जाती है। चलिए, मतलब ये है कि पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या है, आपके जलाशय में जो जलीय जंतु हैं वो नष्ट होने लगेंगे, यानी कि वहाँ की जो जैव विविधता है वो कम होने लगेगी, घटने लगेगी, खत्म होने लगेगी। अब देखिए लिखा है पोषण की अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप भी जैव प्रजातियों का नाश होता है। चलिए वही बात। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कारखानों का अपशिष्ट हो गया। ठीक है, ये वाहित मल हो गया, ये क्या करेगा, जल प्रदूषक है। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, ये जलाशय में पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस उसमें वृद्धि करेगा।
मतलब ये तालाब है, तालाब में क्या करेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की यानी कि पोषक तत्वों की वृद्धि करेगा। अब इससे क्या बताया था हमने भैया, इससे क्या होगा, एल्गी ब्लूम हो सकता है, जलीय पौधों, इन सब की वृद्धि होगी। ठीक है। अच्छा, और भी जलीय प्रदूषक क्या है, फैक्ट्री का अपशिष्ट भी एक जलीय प्रदूषक है। यानी कि जलीय प्रदूषक की बात करें तो क्या है, वाहित मल हो गया आपका, कारखाने का अपशिष्ट हो गया, आपका फैक्ट्री का अपशिष्ट हो गया, ये सब जलाशय में मिला, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की वृद्धि हुई और यहाँ से शैवाल ब्लूम यानी कि एल्गी ब्लूम हो जाता है, यहाँ पे जलीय पौधों की वृद्धि हो जाती है। चलो, अब इससे क्या होता है, जब जलीय पौधों की वृद्धि होती है तो जलाशय की सतह पर ये फैलने लगते हैं यानी कि बढ़ने लगते हैं। और जब ये बढ़ने लगेंगे तो ऑक्सीजन लेने लगेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी और ये क्या क्या करते हैं, जहर का निष्कासन भी करते हैं। ठीक है। अब क्या होगा इससे कि जलीय जीवों यानी कि जैसे मछलियों इनकी मृत्यु होने लगेगी, जैव विविधता पर भी इसका ह्रास होगा। ठीक है, मतलब उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा, कम होने लगेगी। अच्छा, ये जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, सुपोषण, हाँ, न्यूट्रिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सुपोषण, जल प्रदूषण से संबंधित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है। अरे जल में क्या है, अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और क्या है, फॉस्फोरस की मात्रा का बढ़ना क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। मतलब दो तरीके से ना जलाशय में नाइट्रोजन फॉस्फोरस बढ़ सकता है। एक तो प्राकृतिक रूप से बढ़ सकता है, मतलब प्रकृति जैसे चल रहा है अपने आप धीरे धीरे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी हो रहा है। एक होता है मानव जनित है, मतलब हम लोगों की वजह से जो बढ़ रहा है, तो वो जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अगर पोषक तत्व इस तरह से बढ़ते हैं, हमारे क्रियाकलापों से बढ़ते हैं तो। अच्छा, इससे जल की क्या गुणवत्ता में कमी आती है, ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ये पता होना चाहिए आपको इंपॉर्टेंट। जैसे इसने कहा बीओडी कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आपको पता होना चाहिए कि जलाशय में जो बीओडी है वो क्या होती है। ठीक है, समझिए। इसने कहा जल प्रदूषण मापने की जो है मुख्य इकाई है। तो चलिए एक बात पता चल गई, ये क्या होती है, जल प्रदूषण को नापने की इकाई है। ठीक है, इसने कहा कार्बनिक अकार्बनिक जो अपशिष्ट हैं अपघटित होने के लिए क्या है, जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन है ना, वो उसकी मात्रा घट जाती है। यानी अब समझ गए होंगे आप, एक जलाशय है उसमें कार्बनिक क्या है, अपशिष्ट है। अब इसको क्या करना है, खत्म होना है, यानी अपघटित होना है। अपघटित होने के लिए इसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब ये ऑक्सीजन लेती है ना, तो उसकी वजह से जो जलाशय में घुलित ऑक्सीजन है वो उसकी मात्रा क्या होने लगती है, घटने लगती है, क्योंकि ये यूज़ करने लगते हैं। अब इसने कहा जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घटने से क्या होती है, उसकी मांग बढ़ जाती है। मतलब इसने कहा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, लेकिन उसकी जो मांग है वो बढ़ जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जलाशय में बाकी लोगों को भी चाहिए, मतलब बाकी चीज़ों को भी चाहिए। ठीक है, तो मांग बढ़ी है, ऑक्सीजन कम हो रही है। अब इसने कहा बीओडी का अधिक होना। ठीक है, अगर बीओडी अधिक होगी तो ये क्या करेगी, जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। यानी कि अगर बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपके जो जलाशय है ना उसमें ऑक्सीजन है कम, लेकिन उसकी डिमांड यानी कि मांग जो है, यानी कि बीओडी जो है वो है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑक्सीजन है कम। तो ये क्या करते हैं, जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। यानी कि इससे हो जाएगी प्रॉब्लम। अगर बीओडी अधिक है यानी कि डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है ऑक्सीजन कम, यानी कि प्रॉब्लम ज़्यादा। ठीक है, दायित्व है कि कार्बनिक अपशिष्ट यानी कि जैसे कि सीवेज यानी कि जो हमारे घरों से निकलता है मलमूत्र वाला हिसाब किताब। ठीक है, तो उसकी जो मात्रा बढ़ने से अपघटन की जो दर है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का जो उपयोग है उसके मतलब वो भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपको जो कार्बनिक अपशिष्ट है उसको आपको क्या करना है, उसका अपघटन करना है, तो आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जलाशय टाइप जगह में अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो उसकी मात्रा यहाँ पे क्या होने लगेगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादातर इसके अपघटन में चली जाएगी। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो आपका ना ये होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है डीओ, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की जो मांग है ना, उसके बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा वो होता है, संबंध होता है। यानी कि अपशिष्ट जो है उसका अपघटन अगर हमें करना है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। अगर अपशिष्ट ज़्यादा तो ऑक्सीजन की भी मांग ज़्यादा। यानी कि इसने कहा इसकी जो है डायरेक्ट क्या हो गया, आपका रिलेशन हो गया। तो इसी मांग को जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी कहते हैं। अब इसने कहा बीओडी ऑक्सीजन का मापक है। ठीक है, अब ये समझिए, इसने कहा बीओडी मतलब हमारी मांग, ऑक्सीजन की मांग। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो अगर मांग हमारी ज़्यादा है और यूज़ भी हो रहा है ऑक्सीजन, तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन है यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो हो जाएगी कम। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीजन यहाँ पे चली गई, तो डीओ कम और बीओडी ज़्यादा है। अगर बीओडी ज़्यादा है तो डीओ कम होगा ही होगा।
ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बीओडी में चली जाएगी। यानी कि इसने कहा बीओडी और डीओ का अगर हम देखें तो एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन है। मतलब अगर इसने कहा बीओडी ज़्यादा है तो ये अपने आप डीओ कम हो जाएगा, बीओडी कम होगी तो डीओ ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ये बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब इसने कहा कि दायित्व है कि मात्र कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव जैसे एनेलिड या कुछ कीट के डिम्ब ही बहुत अधिक प्रदूषित और कम डीओ वाले जल में जीवित रह सकते हैं। मतलब इसने कहा प्रदूषित जल या जिसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है वहाँ पे कुछ जीव रह सकते हैं, लेकिन बहुत कम टाइप के, लाइक एनेलिड हो गया, कुछ कीट के डिम्ब, राइट, यही रह सकते हैं। मतलब सब नहीं रह सकते जहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो या जो जल प्रदूषित हो। ठीक है, इसको जो है आपका प्रदूषक जल की सूचक प्रजातियों के रूप में पहचाना जा सकता है। इसने कहा जिस जलाशय का DO मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि घुलित ऑक्सीजन का मान 8 mg, इसने कहा अगर DO का मान जो है आपका 8 mg मतलब हो गया मिलीग्राम पर लीटर से कम नीचे हो, ठीक है, अगर नीचे हो उसे हम बोलेंगे संक्रमित जल की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, और अगर 4 mg पर लीटर से कम हो तो ये अत्यधिक प्रदूषित जल हो गया। मतलब इसने कहा DO की वैल्यू अगर लेस देन 8 mg पर L है तो यानी कि ये जल कैसा है आपका संक्रमित है। लेकिन अगर वहीं डिजॉल्व ऑक्सीजन और भी कम यानी कि इसने कहा कि 4 mg पर लीटर है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, अत्यधिक प्रदूषित जल होगा, बहुत खतरनाक। ठीक है, अब इसने कहा गंगा नदी में अगर हम बात करें बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कानपुर और क्या है इलाहाबाद में के मध्य में है। मतलब इसने कहा यहाँ पे है आपका कानपुर, यहाँ पे है आपका इलाहाबाद, इसके बीच में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसने कहा मतलब इन्हें यहाँ पे ना ऑक्सीजन की मांग जो है ना बहुत ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन की मांग बहुत ज़्यादा होगी और यूज़ भी हो जाएगी फिर तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो हो जाएगी कम। तो इसने कहा कानपुर से गंगा नदी की भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ मतलब क्या डाले जाने के कारण जो है बीओडी अधिक है। मतलब आप देखेंगे ना सीवेज का पानी कहाँ जा रहा है, गंगा नदी में जा रहा है, या फैक्ट्री से पानी कहाँ जा रहा है, गंगा नदी में जा रहा है। तो उसको अपघटित करने के लिए, उस जो प्रदूषण है उसको अपघटित करने के लिए बीओडी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे बढ़ जाती है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उस पानी की हो जाएगी कम। अच्छा, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है, आर्सेनिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जो भूमि के अंदर जल है उसको प्रदूषित करने का अजैविक प्रदूषक कौन है, तो वो है आर्सेनिक, राइट। तो यौगिक अवस्था में क्या है, आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है और ये ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल, अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। मतलब ये यहाँ से मिल जाता है। भारत में कई जगह पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा भूमिगत जल संक्रमित किससे हो रहा है, आर्सेनिक से हो रहा है। तो ये संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से है। मतलब आर्सेनिक कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, बेड रॉक से हो रहा है। ठीक है, अब इसने कहा भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि और चट्टान के स्रोत से जो है आर्सेनिक का निच्छालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। अब तक आर्सेनिक के लगातार संपर्क से क्या होता है, ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। यानी आर्सेनिक से क्या हो जाती है, ब्लैकफुट हो जाती है। चलिए देखिए, आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारियों की बात करें तो एक तो हमने पढ़ी ब्लैकफुट हो जाती है, दूसरा हमने पढ़ ली यहाँ पे डायरिया हो जाते हैं, पेरीफेरल न्यूरिटिस, फिर है हाइपर कैराटोसिस हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो ये भी हो गया पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट। मतलब भूमिगत जल को संक्रमित कौन करता है, आर्सेनिक करता है। आर्सेनिक से कौन कौन सी बीमारियां होती है और आर्सेनिक कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है आपको ब्लैक रॉक से मिलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों यानी जो कीटनाशक होते हैं जो हम खेतों में डालते हैं, खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार नाशी यानी कि घास वास उड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो हम डालते हैं वो, उसके छिड़काव द्वारा क्या है, जो आपका इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें आर्सेनिक बढ़ जाता है, उसमें आर्सेनिक आ जाता है। मतलब आर्सेनिक आपको कहाँ से मिल जाएगा, देखो गंगा नदी के तट पर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, कीटनाशक में आर्सेनिक मिल जाएगा, खरपतवार नाशियों में भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, 2011 में क्या हुआ, WHO की रिपोर्ट ने कहा कि पीने योग्य
पानी में आर्सेनिक की जो मात्रा है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि पीने के पानी में कितना आर्सेनिक होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। ठीक है, जबकि भारत में अगर हम बात करें तो पीने के पानी में कितना आर्सेनिक है, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर मिलता है, यानी कि पानी बहुत ही खराब है आपका भारत का। ठीक है, अब इसमें धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक होता है, मतलब ये आर्सेनिक को अवशोषित करता है। अच्छा, आर्सेनिक भूजल के जरिए क्या है, अनाज में पहुंच जाता है और क्या है, समूची खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। मतलब इसने कहा कि भूमि है, भूमि के अंदर आर्सेनिक है, अब आपने एक पौधा लगा दिया चावल, मतलब ऐसा नहीं होता है, जैसा भी होता है। ठीक है, तो ये आर्सेनिक कहाँ चला जाएगा, चावल में चला जाएगा, चावल को हम खा लेंगे, तो ये पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। और देखो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी इलाके हैं, बांग्लादेश के जो पद्मा मेघना का मैदानी इलाका है, उसमें क्या है, भूमिगत जल आर्सेनिक से प्रदूषित है। मतलब इसने कहा कि गंगा ब्रह्मपुत्र पद्मा मेघना मतलब एक ही बात है अगर आप बांग्लादेश में जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ का जो भूमिगत जल है वो आर्सेनिक से प्रदूषित है। इसमें सबसे पहले भारत में अगर हम बात करें तो 1983 में जो है वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। तो ये हो गई एक बात। ठीक है, अब इसमें भारत में 7 राज्य, जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल जो है आर्सेनिक से प्रदूषित है। मतलब इसने बता दिया कि कौन कौन से जो राज्य हैं वो आर्सेनिक से प्रभावित हैं। ओके, अब इसने कहा कि 2019 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च जल जीवन मिशन में आर्सेनिक के उपचार की व्याख्या की गई है। तो आर्सेनिक के बारे में कहाँ मिला, भारत सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया जल जीवन मिशन, उसमें इसकी बात कही गई है। अच्छा, मिशन की शुरुआत 2021 तक विभिन्न राज्य यानी कि 10,650 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों के पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। मतलब ठीक है, इस मिशन के तहत कराया जा चुका है। अब इसने कहा दामोदर नदी की अगर बात करें तो झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में गिरती है। ठीक है, दामोदर कहाँ गिरती है, हुगली में गिरती है। कोयला खदान हो गया, औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, अब गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य क्या होता है, 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में, तो ये क्या है, जैविक मरुस्थल है। मतलब आप कह सकते हैं इसके अंदर कोई भी जीव जंतु नहीं मिलेगा आपको, मतलब इतना ज़्यादा इसमें प्रदूषण है ये 300 किलोमीटर में कि आपको जीव जंतु नहीं मिलेगा। मतलब क्या, एक गिरिडीह है दुर्गापुर के बीच का जो एरिया है 300 किलोमीटर का है, तो इसमें यही वाली दामोदर नदी के बीच में ये आता है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैविक मरुस्थल, यानी कि इतना ज़्यादा प्रदूषण। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण जो है आपका चमड़ा उद्योग से होता है। मतलब सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण आपका चमड़ा उद्योग से होता है। इंपॉर्टेंट सी बात हो गई है। अच्छा, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग क्या होता है, उत्तरदायी होता है। कौन सा उद्योग, चमड़ा उद्योग। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, देख लीजिएगा। देश में क्या है, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता का स्तर क्या है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। भारत की 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है और 15% जनसंख्या खुले कुएं और जल के खुले स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है। चलो, भूजल में आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, यूरेनियम हो गया, जैसे जानलेवा रसायन आपको मिल जाएंगे। इसमें नॉक्नी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषक के द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए, ये तो थोड़ा IAS लेवल का हो गया। ठीक है, अब लिखा, यद्यपि फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण, ठीक है, फ्लूओरोसिस रोग का कारण बन जाता है। अधिक फ्लोराइड को ग्रहण यानी कि इनटेक करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कुबड़ पीठ होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, इसके लगातार उपयोग से क्या होता है, हड्डियों के जोड़, विशेषकर मेरू रज्जु की अगर हम बात करें तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही क्या है, पैरों के मुड़ने का कारण हो जाता है। मतलब पैर जो टेढ़े हो जाते हैं, इन्हें नॉक-नी संलक्षण कहते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, उल्लेखनीय है कि जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देते हैं और पानी के टैंक में जमा कर उसे जो है क्लोरीन की मदद से साफ कर लिया जाता है। गैस वाष्पीकृत हो जाती है जबकि। ठीक है, मतलब ये एक पूरा जैव शौचालय प्रणाली में कैसे काम होता है वो बता रखा है इसने। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक की अगर हम बात करें तो वो है बैक्टीरिया, आर्सेनिक। तो भूमिगत जल के लिए हमने कहा क्या पढ़ा था, आर्सेनिक पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि
ये आर्सेनिक वाला जो पैराग्राफ पढ़ा था ना, ये पूरा का पूरा वही है। आप लोग एक बार ऐसे ही देख लीजिए, क्योंकि इसे पढ़ना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। अभी हम पढ़ के आए हैं जस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है कौन सा, मतलब औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है तो कहाँ से होता है? अभी हमने देखा था चमड़ा उद्योग से होता है। अब इसमें इसने कहा कि जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण दोनों का कारण ये हो सकता है या होता है, ठीक है। अब लिखा निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। कौन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित? तो ये जो है ना यूट्रोफिकेशन जो है आपका ना किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से, ना कि वायु प्रदूषण से, ठीक है। अब इसने इस पूरे के पूरे बड़े पैराग्राफ में इसने बताया है कि जो यूट्रोफिकेशन है वो क्या है, ठीक है। और ये इसमें सब कुछ वही चीज़ लिखी है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है गाइस, कि मतलब वही सब लिखा है कि जब एक तालाब है, सपोज एक जलाते हैं, उसमें कार्बनिक अपशिष्ट आता है, और जब उस अपशिष्ट का क्या होता है, अपचयन करना होता है। मतलब जब कार्बनिक अपशिष्ट आता है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और एल्गी की मात्रा बढ़ने लगती है, और जो जलीय पौधे हैं उनकी मात्रा बढ़ने लगती है। उसके लिए उनको ऑक्सीजन की मांग होने लगती है, यानी कि BOD जो है आपका ये बढ़ने लगता है, और जिसकी वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होने लगती है। और फिर क्या होता है, वहाँ पे जो जीव है वो बाकी के मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने लगते हैं। यही सारी बातें इसमें लिखी है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सेम है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, इसने क्या लिखा है कि सुपोषण के बारे में कुछ लिखा है कि ये जल निकाय के पोषक तत्व जो है संवर्धन की घटना है। तो सही बात है, पोषक तत्वों के संवर्धन की घटना है, यानी पोषक तत्व बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। अब इसने लगा जैविक ऑक्सीजन यानी कि BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, बिल्कुल सही बात है। कि किसका? जलीय वातावरण का, यानी कि अगर हम जल में ही तो देख रहे हैं, ये कहाँ देख रहे हैं, कहीं और नहीं देख रहे हैं, जल में देख रहे हैं। तो गाइस ये भी जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये सेम है, आप एक बार खुद से पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो खाली क्या होगा ना, टाइम वेस्ट होगा। मतलब कि आपकी जो ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार इसे खुद से देख लीजिए, क्योंकि मेरे पढ़ने से तो बस वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। इसने कहा किसी जल क्षेत्र में जो है BOD की अधिकता संकेत देती है कि क्या संकेत देती है? कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है ये, ठीक है। मतलब गंदा मलमूत्र ये सारी चीज़ें जल में आ रही है, पोषक तत्व तो बढ़ रहे हैं, ये सब। फिर नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो किससे? ऑक्सीजन से। मतलब ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये बताना, ठीक है। अब इसमें लिखा है नदी का जल जो है प्रदूषण मापा जाता है, तो इसे जल में घुलित ऑक्सीजन यानी कि आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। BOD ज़्यादा है तो DO कम हो जाएगा। अब इसने कहा BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो इसका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आपको प्रदूषण के मापन के लिए, मतलब प्रदूषण आपको देखना है तो आप BOD से देख सकते हैं। तो गाइस इसमें भी वही चीज़ है वही सेम बात, तो ये भी हम कर चुके हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है। मैं नहीं पढ़ना चाहती इतने बड़े बड़े पैराग्राफ बार बार, ठीक है। वीडियो की लेंथ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जा रहा है, तो इसने कहा कि कानपुर इलाहाबाद के बीच में पाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बीच में 2 जगह इसने बताई होगी, तो फिलहाल यहाँ नहीं है। तो कानपुर से जो है गंगा नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रदूषित पदार्थ निकलता है, BOD की मात्रा बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, ठीक है। और इसने कहा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पे होता है, तो गाइस सबसे ज़्यादा इसने कहा वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। अगर आप बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में या फिर बांग्लादेश में पद्मा मेघना के मैदान में आप बात करें, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्सेनिक की मात्रा जो है भूमिगत जल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इसने कहा सबसे पहले 1983 में वेस्ट बंगाल में ये देखा गया था, ठीक है। इसने कहा और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ आर्सेनिक से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसने कहा अगर पेयजल की में जो है आर्सेनिक की मात्रा ना, इसने कहा कि कितनी होनी चाहिए, देखिए 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर भारत में बात करें तो इतनी है। अच्छा, 2019 में क्या होता है, एक मिशन आता है जल जीवन मिशन, आर्सेनिक के लिए आता है। अब 2021 तक है, विभिन्न राज्यों में के इतनी बस्तियां थी ऐसी आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां, उसको पीने योग्य पानी दिया जा रहा है अच्छे से, ठीक है, 2021 तक। अच्छा, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल बन गई है, वही वाली बात, यानी कि दामोदर नदी जब बहती हुई क्या हुगली नदी में जाती है, तो बीच में 2 जगह ऐसी आती है, 300 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये कौन किसके बीच में आता है, गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर का ऐसा एरिया आता है जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ ये हम उसको कह सकते हैं जैविक मरुस्थल, क्योंकि वहाँ पे ना पेड़ पौधे होंगे, ना मछलियाँ होंगी, ना कुछ होंगे। भारत कि निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा गया, तो क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, आगे बढ़ जाते हैं।
भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलिए, तो इसमें जैव शौचालय में जो है मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनोकुलम द्वारा क्या होता है, उपक्रमित होता है, और इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया और जलवाष्प होता है जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाता है। तो गाइस आंसर देखिए, इसने कहा ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। अब इसमें IAS का क्वेश्चन है, देखो ये। अब इसमें लिखा है वर्तमान में 100% ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालय का जो है समावेश है। ठीक है, अब जैव शौचालय में क्या होता है, अवायवीय जीवाणु अवशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर देते हैं, पानी गैस में परिवर्तित कर देते हैं अपशिष्ट को। ठीक है, और पानी को क्या है टैंक में जमा करके क्लोरीन की मदद से साफ कर देते हैं और जो गैस है वो वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है, ये है कहानी। चलो, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैव आपदा घोषित हो गई? यहाँ लिखा है यमुना, गोमती। चलिए, 2018 का देखिए, पब्लिक डोमेन में जैविक आपदा घोषित नदी की सूचना नहीं प्राप्त है। जल गुणवत्ता के आधार पर यमुना नदी का जल गुणवत्ता सूचकांक अधिक अशुद्धता की ओर है, जबकि इस दृष्टि से दूसरे क्रम पर गोमती नदी आ जाती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमुना को मृत नदी घोषित कर दिया है। जैविक आपदा नदी इन्हीं दोनों नदियों में से कोई एक होगी। अच्छा, लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो जो आंसर की आई उसमें बी को सही माना है, यानी कि गोमती नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो देखिए, पीने के जल में आपको एक तो हमने ये बोला आर्सेनिक, पीने के जल में अगर हम बात करें तो एक तो आर्सेनिक ही है, एक फ्लोराइड हमने पढ़ा था, और एक है यूरेनियम। ये तीनों हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी हमने देखा भी था। तो देखिए, देश में मणिपुर की बात करें, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो पेयजल की अगर बात करें गुणवत्ता की तो चिंताजनक है। तो भारत में 85% जो ग्रामीण जनसंख्या है वो भूजल पर निर्भर है, और 15% जो है कुएं पर या खुले हुए जल पर निर्भर है पेयजल के लिए। ठीक है, अच्छा, भूजल में क्या है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, यूरेनियम, ये सब मिल जाएंगे, और ये जानलेवा रसायन है। फिर इसमें लिखा है नॉकनी संरक्षण। नॉकनी संरक्षण क्या था भाई? तो ये क्या था कि फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा होता है नॉकनी संरक्षण। तो ये वही है पूरा, एक बार फिर से, नॉकनी संरक्षण जो है फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। अच्छा, कौन से पेपर में आया? देखिए, यूपीपीसीएस मेंस में 2016 में। अब इसे यद्यपि फ्लोराइड तत्व जो है पानी में अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, तो मसूड़ों और दांतों को क्या है संरक्षण प्रदान करता है, परंतु अगर ये बहुत ज़्यादा, इसका सांद्रण बहुत ज़्यादा है तो कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अच्छा, फ्लोराइड को ग्रहण बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लोराइड को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? कुबड़ पीठ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका लगातार अगर आप उपयोग कर रहे हो तो क्या हड्डियों के जोड़ों में विशेष करके है मेरु रज्जु क्या होता है आपका कमजोर हो जाता है। अब इससे क्या होता है, पैरों के मुड़ने का कारण भी होता है, और इसे हम बोलते हैं नॉक-नी संरक्षण भी बोलते हैं। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? मतलब ठोस अपशिष्ट भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा? तो इसने कहा दिल्ली में। अगर जिस वक्त क्वेश्चन आया था तो दिल्ली भारत में सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला महानगर हो गया है। वर्तमान में क्या है, CPCB यानी कि सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर बात करें तो इसके द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार क्या है, मुंबई सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला महानगर है, जबकि दिल्ली जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अब इसमें भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन आया हुआ है IAS 2019 में। चलिए, सी आंसर सही है, देख लेते हैं। तो इन नियमों में क्या है, अपशिष्ट भराव स्थलों और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए क्या है, सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित है। ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं बस, और नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किया गया। उक्त नियमों के तहत अपशिष्ट उत्पादक को 3 पृथक कोटियों जैसे कि जैव निम्नीकरण योग्य, गैर जैव निम्नीकरण योग्य, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में अपशिष्ट को अलग अलग करना होगा। तो कथन 1 गलत। अब इसका ये नियम प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, जनगणना नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों हो गया, अधिसूचित औद्योगिक नगर, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्र हो गया, विमानपत्तनों हो गया, बंदरगाह हो गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि, इन सब पे लागू है। तो बी भी गलत। इसके अतिरिक्त क्या है, कथन डी भी इन नियमों के तहत असत्य है। दूसरी ओर इन नियमों में अपशिष्ट भराव
स्थलों और अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए क्या है, तटीय और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित किए गए हैं। सी जो है आपका सही है। और अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इस वीडियो अब समुद्री प्रदूषण है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही है। तो इस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस। जो जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए या आपको सुधार करने की ज़रूरत है, तो वहाँ मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी। ठीक है, चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे समुद्री प्रदूषण के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।